जो हम लोग एनसीएल का जूनियर गवर्नमेंट 2018 का सेट ए ले रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 7, इसको कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, आज रात हम 2-3 वीडियो भेजने का कोशिश करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7, सबको पेपर हम कल बोले थे पेपर ग्रुप में मिल गया है, उसको अपना झेरॉक्स करके रख लीजिए। विच ऑफ द फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। कारण हम इसलिए बोले बहुत सारा चीज को हम यहाँ छोड़ देते, क्वेश्चन में ही लिख देते, जो काम का वर्ड है उसको डालते, यहां से भी ऑप्शन में भी जो काम का उतना लिखते बाकी छोड़ देते, तो आपके पास रहेगा तो आप वहां पे कंप्लीट देख सकते। इसलिए हम पेपर की बात बोल रहे थे। वाटर डेंजर प्लान में कौन कौन से फीचर दिखाते हैं, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, वाटर डेंजर प्लान तो बहुत बड़ा चीज है, उसमें से यहाँ कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन कौन दिखाते कौन कौन नहीं दिखाते, जो दिखाते उसको आपको बताना है। विच ऑफ द फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। क्या क्या ऑप्शन दिया? रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वायर, सरफेस कंट्रोल लाइन्स, डाइक, फॉल्ट, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, एचएफएल ऑफ द एरिया, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सबसे पहले कि वाटर डेंजर प्लान होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, उसका थीम क्या है, ये जानना जरूरी है। यदि ये जानना जरूरी है तो यदि हम नहीं भी पढ़ के गए हैं तो ये स्टेप के क्वेश्चन का जवाब हम दे पाएंगे। देखिए, इनंडेशन के क्या कारण है? 2 ही कारण है, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। चाहे आपका ओपन कास्ट माइन हो चाहे अंडरग्राउंड माइन हो, सरफेस वाटर से इनंडेशन का खतरा हमेशा बना रहेगा। और अंडरग्राउंड माइन है तो सरफेस वाटर के अलावा अंडरग्राउंड वाटर भी एक कारण रहेगा, यही 2 कारण रहते। तो इनंडेशन का फिलॉसफी क्या है, इसके लिए 2 फिलॉसफी के पीछे 2 पॉइंट है। एक है सोर्स ऑफ वाटर और दूसरा कम्युनिकेटिंग पाथ। सोर्स है लेकिन कम्युनिकेटिंग पाथ नहीं है तो भी इनंडेशन नहीं होगा। सोर्सेस क्या क्या होगा पहले ये समझ लेते, तब ना वाटर डेंजर प्लान समझ आएगा। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होगा, पहले सरफेस की बात कर लेते। सरफेस में क्या हो सकता है आपका सोर्स ऑफ वाटर? नदी, नाला, झील, तालाब, कोई वाटर लॉक्ड ओपन कास्ट वर्किंग, यही ना सोर्स ऑफ वाटर। वो ऑन द सरफेस। बिलो ग्राउंड में सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? वाटर लॉक्ड ओपन कास्ट, वाटर लॉक्ड कोई अंडरग्राउंड वर्किंग्स है, वाटर डैम हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है जो हम अंडरग्राउंड में वाटर को कलेक्ट करने के लिए बनाए हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? ये सोर्सेस ऑफ वाटर हुआ। अब सोर्सेस ऑफ वाटर है तो भी इनंडेशन नहीं होगा जब तक कि कम्युनिकेटिंग पाथ ना हो, पानी को जाने के लिए रास्ता ना मिले, उसी बोलते हैं कम्युनिकेटिंग पाथ। तो कम्युनिकेटिंग पाथ क्या होगा? आपका सब्सिडेंस है, क्रैक्स है सरफेस पर, तो आपका अंडरग्राउंड माइन में क्या होगा? उस क्रैक्स या सब्सिडेंस के थ्रू पानी जाएगा। बोरहोल आपने एक्सप्लोरेशन के टाइम में किया था, वो बोरहोल यदि खुला है उसके थ्रू पानी जा सकता है। शाफ्ट है आपका, इंक्लाइन है आपका, उसके थ्रू पानी जा सकता है। और अंडरग्राउंड में जो आपका जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, डाइक है, फॉल्ट है, स्लीप है, वो क्या है? वीक प्लेन्स है, उसके थ्रू भी पानी जा सकता है। फॉल्ट प्लेन के किनारे किनारे पानी सिपेज होकर के माइन में जा सकता है। तो ये है कम्युनिकेटिंग पाथ। और हम एक चीज और आपको बता दें, इसी को बताते बताते अलग चीजें बता दे रहे, सुन लीजिए उसको पहले, कि फॉल्ट प्लेन के नजदीक या फॉल्ट के नजदीक यदि हम वर्किंग करते हैं तो क्या क्या खतरे होते हैं। फॉल्ट का 2 वीडियो हम भेजे, फॉल्ट टर्मिनोलॉजी 1 और फॉल्ट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी 1, फॉल्ट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी 2 करके भेजा होगा। कोई 2 में से किसी एक में हम समझाएं कि फॉल्ट जो है उसके नजदीक हम काम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्या प्रॉब्लम आता है। वहां बताए 2-3 प्रॉब्लम हम बताए थे। एक था गैस का प्रॉब्लम, गैसेस मिलने की संभावना रहता है। दूसरा इनंडेशन का प्रॉब्लम रहता है। तीसरा स्टाटा कंट्रोल का प्रॉब्लम रहता है। इसलिए जब भी हम फॉल्ट के नजदीक काम करते हैं तो फॉल्ट से 30 मीटर का बैरियर छोड़ देते हैं, ताकि ये खतरे जो हम अभी गिना है, गैस का खतरा,
पानी का खतरा और स्टाटा कंट्रोल का प्रॉब्लम, उससे हम निजात पा सके। ठीक है, तो वाटर डेंजर प्लान हुआ क्या? फिर वाटर डेंजर प्लान में यही दो चीज का जिक्र होगा। क्या चीज का? सोर्सेस ऑफ वाटर एंड कम्युनिकेटिंग पाथ का। कौन दो चीज का जिक्र होगा? अभी पूरा वाटर डेंजर प्लान देखेंगे। क्या दो चीज का जिक्र होगा बाबू? सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस एंड सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द इन द बिलो ग्राउंड, नंबर 1। नंबर 2 में क्या रहेगा? कम्युनिकेटिंग पाथ रहेगा कि किन किन रास्तों से पानी माइन में, चाहे वो ओपन कास्ट माइन हो चाहे अंडरग्राउंड माइन हो, उसमें जा सकता है। मेरा एक ओपन कास्ट माइन है, हमारे माइन के किनारे से एक नदी बहता है, तो हम सबसे पहले चेक करते रहते हैं। जब हम नीचे जाने लगते हैं वर्किंग करते हुए, तो हम देखते हैं कि मेरा HFL कितना है उस रिवर का, HFL कितना है, और मेरे माइन का भी जो प्रेजेंट डिपमोस्ट पॉइंट है उसका RL क्या है। तो मेरा RL हमेशा उससे क्या रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए। ऊपर रहेगा तो पानी वहां से सीपेज होकर के यहां पे आने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, हम एम्बैंकमेंट बहुत मोटा एम्बैंकमेंट बना के रखे हैं, उसके बावजूद भी सीपेज होने का खतरा, तो डायरेक्ट इनंडेशन खतरा तो नहीं रहेगा। ये निश्चित हम बहुत मोटा एक एम्बैंकमेंट बना के रखे हैं, लेकिन सीपेज का तो खतरा बना ना रहेगा। हम हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं ओपन कास्ट में, तो क्या होगा? स्टार्टर आपका सब वाइब्रेट हो जा रहा है, लूज हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से हल्का भी क्रैक्स रहेगा, पानी को तो जिधर रास्ता मिलेगा उधर चले जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज वाटर डेंजर प्लान? वाटर डेंजर प्लान इज नथिंग, इट इज ये वर्चुअली अंडरग्राउंड प्लान। ये क्या है? एक प्रकार से अंडरग्राउंड प्लान है, बट 2 एडिशनल फीचर्स आर शोन इन द वाटर डेंजर प्लान। क्या बोला बाबू? ये वाटर डेंजर प्लान अंडरग्राउंड प्लान का ही एक रूप है, लेकिन इसमें 2 फीचर्स अलग से दिखाते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अंडरग्राउंड प्लान में आप क्या दिखाते हैं? पोजीशन ऑफ द वर्किंग्स बिलो ग्राउंड। अंडरग्राउंड में क्या क्या आपका वर्किंग का पोजीशन है वो दिखाते हैं। दिखाते कि नहीं दिखाते? बोरहोल, शाफ्ट विद डेप्थ दिखाते हैं। क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट या कहीं के क्रॉस कट लिखा हुआ एक ही बात होता है। स्टेपल पीट, इनको दिखाते हैं। तो ये क्या है? ये सब कम्युनिकेटिंग पाथ दिखा रहे हैं। फिर क्या दिखाते हैं हम? ऑल सरफेस वाटर बॉडीज ऑन द ऑल सरफेस वाटर बॉडी। सरफेस वाटर बॉडी मतलब नदी, नाला, झील, तालाब, वाटर कोर्स, रिजर्वायर, इसको बोलते हैं वाटर बॉडीज। ऑल वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस एंड बिलो ग्राउंड विद इन 200 मीटर, ये इसको याद रखिएगा, विद इन 200 मीटर ऑफ द माइन बाउंड्री। माइन बाउंड्री के 200 मीटर के अंदर में जितने भी वाटर बॉडीज है, नदी, नाला, झील, तालाब, रिजर्वायर, टैंक, वाटर डैम, रिवर, जो भी होगा वो सब को वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे और अंडरग्राउंड प्लान में दिखाएंगे। ये सारे फीचर्स अंडरग्राउंड प्लान के ही है। ठीक है, वाटर डेंजर प्लान कहां दिया? 65G में दिया है। ये हो गया। फिर और कम्युनिकेटिंग पाथ क्या होता है? डाइक, फॉल्ट। ठीक है, लेकिन डाइक, फॉल्ट को दिखाएंगे, साथ में फॉल्ट के केस में क्या करते? क्या लिखा होगा? विद अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ थ्रो। आपका फॉल्ट कैसा होता है बाबू? फॉल्ट जान रहे ना जी? ये मेरा कोल सीम था या कोई रॉक बेड था, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, ये ऐसा था, ऐसा एक मेरा कोल सीम था, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ और यहां से क्या हुआ? ये कोल सीम इतना कट के इसके नीचे चले गया, कोल सीम यहां चले गया। कोल सीम कहां चले गया बाबू? यहां। ये कंटिन्यूएशन में था यहां, लेकिन कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये दब के नीचे चले गया, या यहां पर था ये उठ के ऊपर चले गया। दोनों केस होता है। तो ये वाले को क्या बोलते हैं? फॉल्ट प्लेन। ये वाला जो प्लेन बनाया मैंने, इसी को क्या बोलते हैं? फॉल्ट प्लेन। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ। ये क्या आपका कोलसीम है, ये भी क्या आपका कोलसीम है। कोई टेक्निक एक्टिविटी के चलते कोलसीम अपने मूल जगह से उसका एक हिस्सा हट गया। फॉल्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोलसीम along the fault plane. Displacement of the coal seam or any rock bed along the fault plane is known as fault. Fault मतलब क्या? दोष पैदा हो गया, मतलब फाल्ट है आपका, मतलब आपका गलती हो गया, जो यहां रहना था यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये सिम कितना मेरा वर्टिकली हटा, यहां पर था सिम, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट लीजिएगा। कोई बुक में गलत दिया रहता, कोई यहां से लेता, वैसा नहीं, इसका टॉप लिया, इसका भी टॉप लीजिएगा। ठीक है, तो इतना क्या हुआ? ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये वाला बोल रहा है, ये वाला क्या हुआ? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं हीव या वांट भी बोलते हैं कोई। ठीक है, और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला इसको बोलते हैं थ्रो। इसको क्या बोलते हैं? THROW, थ्रो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोल सीम इज नोन एज थ्रो एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज हीव। और ये एंगल बना ना, ये ए एंगल को बोलते हैं हेड, HAD, हेड। इसको क्या बोलते हैं? हेड। ये हेड क्या है? ये क्या बताया? ये फॉल्ट प्लेन है और ये आपका वर्टिकल प्लेन है। थ्रो क्या है? वर्टिकल प्लेन है। तो एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन एंड थ्रो इज नोन एज हेड, ये फॉल्ट का। तो फॉल्ट को भी अंडरग्राउंड प्लान में दिखाते हैं और आपके वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे। हम क्या बोले पहले कि अंडरग्राउंड प्लान की सभी चीजें आपको वाटर डेंजर प्लान में दिखाना, 2 एडिशनल चीज दिखाना, वो आखिर में बताएंगे। ठीक है, तो आपको डाइक फॉल्ट भी दिखाना है और विद इट्स अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ थ्रो एंड अमाउंट ऑफ हेड, और कितना एंगल बना रहा वो भी दिखाना है। ये हो गया। इसके अलावा आप और क्या दिखाते हैं? अंडरग्राउंड प्लान पढ़े ना जी, मोटा मोटी इतना दिखाते हैं। इसके अलावा जो 2 एडिशनल चीज बोला, HFL ऑफ द एरिया, उस एरिया का HFL देखिए यहां पे भी दिया, HFL ऑफ द एरिया दिखाना है। और ये जो 2 पॉइंट नहीं, ये एक पॉइंट लंबा चौड़ा था, उसमें से इसको आधा लिया है और ये तो बोल दिया डाइक फॉल्ट वाला। रिवर, स्ट्रीम, वाटरकोर्स, टैंक, पोंड एंड waterlogged open cast working on the surface and outline of, ये एडिशनल फीचर है। HFL एक एडिशनल बताया और एक ये वाला जो ऊपर वाला लिखा है, आधा लिखा है यहाँ पे, वहां पूरा आपको याद रखना है। रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, टैंक, रिजर्वायर एंड waterlogged open cast working on the surface and outlines of all waterlogged workings within 60 मीटर ऑफ एनी वर्किंग मेजर्ड इन एनी डायरेक्शन। कोई मेरा अंडरग्राउंड में वर्किंग है और उसके रिस्पेक्ट में कोई वाटर लॉक्ड वर्किंग 60 मीटर के अंदर में है, तो उस वाटर लॉक्ड वर्किंग का आउटलाइन हमको दिखाना हो कि इतने जगह में भैया पानी भरा हुआ है। ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि सीधे में दिखाना, हॉरिजॉन्टली नहीं, आपको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, मतलब तीनों डायरेक्शन दिखाना, इधर, नीचे, ऊपर, अगले बगले, हॉरिजॉन्टल जो भी हो सकता है आपका, जितने भी डायरेक्शन होंगे 10 दिशाओं में दिखाना है। कितना दिशा होता है? देयर आर 10 डायरेक्शंस। ठीक है, तो सब ऊपर, नीचे, अगले बगले, सब तरफ से मेरे वर्किंग के पोजीशन से वाटर लॉक्ड वर्किंग 60 मीटर के अंदर में है, वो आपको दिखाना है। इतना ही वाटर डेंजर प्लान में रहता है। तो वाटर डेंजर प्लान में मतलब दिखाना क्या है? यदि कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो ये 2 चीज है कि ये देखना है। कम्युनिकेटिव पाथ बोल रहा है कि कम्युनिकेटिव पाथ बोल रहा है, मतलब कम्युनिकेटिव पाथ में क्या क्या बताया? डाइक, फॉल्ट, सबसिडेंस क्रैक्स, आपका बोरहोल, शाफ्ट, ये हो गया कम्युनिकेटिंग पाथ। और सोर्सेस ऑफ वाटर, चाहे वो अबव ग्राउंड हो चाहे बिलो ग्राउंड का सोर्सेस ऑफ वाटर हो,
वो दिखाया है कि नहीं। और पोजीशन ऑफ वर्किंग दिखाते हैं, पोजीशन ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड में वर्किंग का पोजीशन दिखाते, इतना दिखाते हैं वाटर डेंजर प्लान में। ठीक है, तो इसका क्या हुआ आंसर, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पेपर वही है, क्या रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर्स की सहभागिता, पार्टिसिपेशन किस रूप में सही है, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर्स की सहभागिता, पार्टिसिपेशन किस रूप में सही है, यहां आपको ऑप्शन दिया, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। हाँ, अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एससी लिखा मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा बाबू, ये लिखा है सेफ्टी कमेटी, बायपार्टिट कमेटी, बीसी लिखा बायपार्टिट कमेटी, टीएससी ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहले से वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है और इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं, पहले वो जान लेते तो इसका आंसर ऐसे दे देंगे। क्या, 4 चीजें, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट में 4 चीज आता है, 4 इंस्टीट्यूशन बोलिए उसको, क्या बोलिए, 4 इंस्टीट्यूशन आते हैं। पहला होता है WI, वर्कमैन इंस्पेक्टर सेफ्टी कमेटी, पुराना नाम इसका सेफ्टी कमेटी का था पिट सेफ्टी कमेटी। और जो आप माइंडसेट के सेक्शन 12, 13, 14 में जो कमेटी पढ़ते हैं वो अलग चीज है, वो बहुत बड़ा चीज है, उसको इससे कभी भी कंपेयर मत करना। ठीक है, वो जो सेक्शन 12, 13, 14 में माइंडसेट में जो आप कमेटी पढ़ते हैं वो बहुत बड़ा चीज है, वो कमेटी अलग है। और ये सेफ्टी कमेटी, ये सेफ्टी को देखने के लिए। ठीक है, तो सेफ्टी कमेटी का पुराना नाम था पिट सेफ्टी कमेटी, लेकिन हम लोग अभी भी एक्चुअल लाइफ में हम यहाँ पे माइंस में क्या बोलते हैं, पिट सेफ्टी कमेटी की मीटिंग हो रहा है। ठीक है, पिट सेफ्टी कमेटी बोलते हैं, लेकिन आप उसका नाम क्या हो गया, सेफ्टी कमेटी हो गया। क्या हो गया, सेफ्टी कमेटी हो गया। क्यों हुआ वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, सेफ्टी कमेटी WI, बाइपार्टिट सेफ्टी कमेटी, ये जिसको हम BC लिखे हैं, या बाइपार्टिट कमेटी बोलिए या बाइपार्टिट सेफ्टी कमेटी बोलिए। और एक होता है ट्राइपार्टिट कमेटी या ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी। ये 4 इंस्टीट्यूशन हुआ। तो पहले 2 को बाइपार्टिट और ट्राइपार्टिट ये देख लेते हैं। ठीक है, बाइपार्टिट मतलब बाई मतलब क्या होता है, 2, बाई मतलब क्या होता है 2, 2। इस मतलब कि इसमें कोई 2 लोग शामिल होंगे भैया, तभी ना बाइपार्टिट बोल। और यहाँ ट्राइपार्टिट बोला मतलब ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब 3 लोग शामिल होंगे इसमें तब ना होगा। तो बाइपार्टिट में कौन 2 आदमी रहते हैं, इसके कौन कौन रहेंगे इसमें रिप्रेजेंटेटिव, बाइपार्टिट में रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, TU मतलब ट्रेड यूनियन, REP लिखा मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि रहेंगे। ठीक है, और कौन रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट्स, ओनर एजेंट और मैनेजर के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपके GM साहब है, PO है जिसको प्रोजेक्ट अफसर बोलते हैं, कहीं सवेरिया मैनेजर बोलते हैं, कोल माइन से उसको एजेंट बोलता है। ठीक है, और मैनेजर्स है, सेफ्टी ऑफिसर्स है और अदर इंजीनियर्स, वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव नेता लोग रहेंगे। और ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी में कौन हो जाएंगे भैया, तो ये ट्राई मतलब 3, यहां 2 था, यहां कितना हो गया 3, इसमें रहेगा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ DGMS के ऑफिशियल्स रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन रहेंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे। MGMT लिख दिया मतलब मैनेजमेंट, MGMT लिखा मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पे ट्राई पार्टी में 3 हो गए, ये 2 तो बाई पार्टी में था, ट्राई पार्टी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ DGMS भी जुड़ गया। ठीक,
और एक होता है सेफ्टी कमेटी और एक होता है WI। पहली बात तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी? आपके पास तो सरदार है, वरमैन है, असिस्टेंट मैनेजर है, इंजीनियर है, फोरमैन है, इलेक्ट्रिशियन है सेफ्टी को देखने के लिए, फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ गई? सबसे बेसिक चीज है आपका WI और सेफ्टी कमेटी। ये सेफ्टी को इनहेंस करने में, सुरक्षा को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं यदि सही रूप में, सही डायरेक्शन में काम होता है तो। कैसे? WI सेफ्टी कमेटी क्या है? माइन में सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक कमेटी है। वो क्या करता है वो देखेंगे हम अभी, ठीक है? तो सेफ्टी कमेटी के बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। एक ये भी फोरम है ना सेफ्टी कमेटी, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है? ये सब 4 इंस्टीट्यूशन बताए, WI सेफ्टी कमेटी, बाइपार्टेट सेफ्टी कमेटी और ट्राइपार्टेट सेफ्टी कमेटी। देयर आर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी कमेटी क्या है? आपने माइंस रूल्स पढ़ा है, रूल 29 TUVW पढ़े जी। 29 में क्या दिया कि आपको सेफ्टी कमेटी कब बनाना है। ये सेफ्टी कमेटी जो है आपको कब बनाना है? कब बनाना है? इन एवरी माइन वेयर मोर देन 100 पर्सन्स, वेयर मोर देन, ए बाबू मोर देन लेस देन पे बड़ा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव का जमाना। एवरी माइन वेयर मोर देन 100 पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। वही लिख दूं, समझ जाइएगा। ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है। ओनर एजेंट आर मैनेजर, एंड नहीं है, हम ओनर एजेंट आर मैनेजर एंड ओनर एजेंट एंड मैनेजर का डिफरेंस कल बता चुके हैं। ओनर एजेंट आर मैनेजर शैल कंस्टिट्यूट ए सेफ्टी कमेटी इन द माइन फॉर प्रमोटिंग सेफ्टी इन द माइन। ये आपका 29T में लिखा है, ठीक है? आपको कभी कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए कि सेफ्टी कमेटी कब बनाना है और आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा 100 पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, 100 मोर देन 100 पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, और आप घूम जाइएगा पूरा, क्योंकि 100 है दोनों जगह लिखा है। लेकिन यहां क्या लिखा है? एवरी माइन वेयर 100 पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ओनर एजेंट आर मैनेजर shall constitute a safety committee in the mine for promoting safety in the mine। माइन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओनर एजेंट या मैनेजर एक सुरक्षा समिति का गठन करेंगे ऐसी हर माइन में जिसमें कि 100 से अधिक, 100 बोल रहा क्या? नहीं, 100 से अधिक मतलब मोर देन 100 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। 29T में अब इसका कंपोजिशन क्या है? सेफ्टी कमेटी का कंपोजिशन क्या होता है बाबू? नॉर्मली इसमें 15 आदमी रहते हैं। नॉर्मली कितना रहते हैं? 15 आदमी रहते हैं। हमको एक एक क्वेश्चन भेजते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए हम चुपचाप रहते हैं। हम सब चीज को कवर कर लेंगे, कोई आपका कुछ नहीं छूटेगा। देखिएगा 25 जनवरी तक आपका सब खत्म हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। थोड़ा जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, उसको यहां पे इन कर लीजिए। वो एक एक भेजने से बहुत बड़ा फायदा नहीं। कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी हम बोला, इसमें नॉर्मली कितना आदमी बोला? 15 आदमी। नॉर्मली बोल रहा हूं, आपको मेन पावर दे देगा, चेंज होगा, ठीक है? काहे चेंज होगा वो WI के चैप्टर में देखेंगे। है नेक्स्ट क्वेश्चन वही आने वाला है, ठीक है? सेफ्टी कमेटी का कंपोजिशन, सेफ्टी कमेटी इसमें एक होता है चेयरमैन साहब होता है, अध्यक्ष कौन रहेगा? मैनेजर ऑफ द माइन, ठीक है? एक होगा सेक्रेटरी। माइंस रूल्स के बुक में सेक्रेटरी का पॉइंट सबसे नीचे दिया, ये हम अपना दिमाग लगा के बता रहे हैं, आपको वैसे ही याद रखिए, ठीक है? चेयरमैन रहेगा, मैनेजर। सेक्रेटरी कौन रहेगा? सेफ्टी ऑफिसर ऑफ द माइन, एसओ लिख दे रहा हूं, सेफ्टी ऑफिसर ऑफ द माइन, ठीक है? इसके अलावा अरे भैया चेयरमैन है मैनेजर साहब, तो इनको कुछ पावर भी ना देना होगा, तो इनको पावर दिया है। क्या पावर दिया है? कि ये मैनेजर साहब जो है, चेयरमैन महोदय, ये चेयरमैन महोदय
5 कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑफिशियल्स को इस कमेटी के लिए नॉमिनेट करेंगे। कहने का मतलब क्या, मैनेजमेंट का ये मैनेजमेंट की तरफ से 5 आदमी करेगा। कौन? चेयरमैन साहब। किसको? कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है, कोई ऑफिशियल हो सकता है। कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल का डेफिनेशन हम एक दिन बताएंगे। 5 कॉम्पिटेंट पर्सन्स आर ऑफिशियल्स, ठीक है। नॉमिनेटेड बाय, किसके द्वारा नॉमिनेटेड है? नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन। चेयरमैन जो है 5 आदमी नॉमिनेट करेगा, ठीक है। और 5 आदमी जो है नॉमिनेट करेगा ट्रेड यूनियन। 5 वर्कमैन, 5 वर्कर्स को नॉमिनेटेड बाय लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन, नॉमिनेटेड बाय लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन। अब हम इसका भी कथा बता देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमको सबको खुश करना रहता है। 5 यूनियन है मेरे पास, एक उससे ले लेंगे, एक उससे ले लेंगे, एक उससे ले लेंगे, 5 से 5 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन रूल वैसा नहीं बोलता है। अरे वो तो मैं अपना मैनेजरी चलाने के लिए ना करता हूं भैया, नहीं तो सब झूल जाएगा मेरे ऊपर। बोलेगा हाँ बस हमको नहीं लिए हैं, देखते हैं तो, ठीक है ना। ओकरा से बचने के लिए हम सबसे एक लेते। लेकिन माइंस रूल्स ऐसा नहीं बोलता है। माइंस रूल्स क्या बोलता है? माइंस रूल्स बोलता है कि 5 वर्कमैन नॉमिनेट किया जाएगा, किसके तरफ से? लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन के तरफ से। और डब्ल्यूआई के लिए भी यही तरीका है, ठीक है। डब्ल्यूआई के लिए भी लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन जो रहेगा, वो जो जिसको नॉमिनेट करेगा उसको हम डब्ल्यूआई रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम प्रैक्टिस में ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा डब्ल्यूआई कौन रहेगा बाबू? डब्ल्यूआईज, देखो डब्ल्यूआई नहीं लिखा मैं, नीचे में एस लगा दिया, वो वर्कमैन इंस्पेक्टर्स लगा दिया हूं। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने रहेंगे? मिनिमम 3। फिर वो मैन पावर के आधार पे चेंज होता हुआ अलग चीज हम करेंगे, उसका डिस्कशन। एक इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का, एक माइनिंग का, हो गया। इसके अलावा ये चेयरमैन साहब को ये पावर है कि किसी भी दिन मीटिंग में, किसी दिन की मीटिंग के लिए, किसी दिनों की मीटिंग के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को, ऑफिशियल को, वर्कमैन को वो मीटिंग में बुला सकते हैं। यदि उनको लगता है कि हाँ लोबिन भैया को बुलाना जरूरी है तो बुला लिया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये मोटा मोटी आपका ये स्ट्रक्चर है। गिनिए जरा कितना होता है भैया? 15 होता है कि नहीं? मोटा मोटी यहाँ 5 5 है 10, और यहाँ 3 बोले 3, कितना हो गया? 13, और 2 ये ऊपर साहब लोग हैं, 13 और 2 15। समझे कि नहीं समझे भैया? एक और एक, ये तो एक 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 रह गया, सबके अफसर मैनेजर एक एक हुआ, ये 5 दूनी 10 हुआ, और 3 डब्ल्यूआई हो गया। कितना होगा? मतलब इन जनरल सेफ्टी कमेटी में कितना आदमी रहता है? 15 आदमी रहता है। अब एक हमको 12 बजे रात को फोन करके बोला सर सॉरी सर, फर्स्ट क्लास का एग्जाम चल रहा था, ये थोड़ा सा बता दीजिए कि सेफ्टी कमेटी में जनरली कितना आदमी रहता है? बोला 15 रहता है बाबू। सर कंफर्म है? तो बोला हाँ कंफर्म, सुन ले कैसा होता है। तो उसको बताया था। फिर अब बोला 12 बजे रात को किया है तो बता ही दिया जाए। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये हो गया, ठीक है। अब 29T में तो बता दिया कि सेफ्टी कमेटी 100 आदमी से ज्यादा रहेगा तो बनाएंगे। कंपोजिशन भी बन गया। अब इसका क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ द सेफ्टी कमेटी क्या है, क्या काम करता है? महीना में एक बार ये मिलेंगे और मीटिंग करेंगे। यदि कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए क्या लगेगा? महीना में एक बार सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है। क्या क्या चीज देखते हैं? सबसे पहला काम होता है कि जो भी माइन में अनसेफ कंडीशन और अनसेफ प्रैक्टिसेस है उनको पॉइंट आउट करना, उनको बताना कि ये गड़बड़ है भैया आपका, ये ठीक है। वो अनसेफ कंडीशन और अनसेफ प्रैक्टिसेस जो पॉइंट आउट किया उसके ऊपर डिस्कशन करना। ऐसा लिखा होगा टू डिस्कस, मतलब वही डिस्कशन करना, चर्चा करना, और चर्चा करके एक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना कि इसको दूर करने के लिए उपाय है। सिर्फ पॉइंट आउट कर देने से काम नहीं है, आप उसको पढ़िएगा पूरा, हर पॉइंट में लिखा होगा एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस
ऐसा लिखा होगा। अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस क्या करना, सजेस्ट करना, सजेस्ट अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस एक हो गया। अनसेफ कंडीशन और अनसेफ प्रैक्टिसेस को पॉइंट आउट करना, उस पर डिस्कशन करना और उसके ऊपर उचित सिफारिशें देना, ये पहला काम हुआ। और एक तो मीटिंग वाला बता दिया, ये भी काम है कि 30 दिन में एक बार मिलना, मीटिंग करना, तब ना हम ये सब चीज पर डिस्कशन करेंगे। और जो भी माइन में एक्सीडेंट हुआ है या इंडस्ट्री में, कोल इंडस्ट्री में या मेटल इंडस्ट्री में, माइनिंग इंडस्ट्री में कहीं पर भी कोई प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है, उसका इंक्वायरी रिपोर्ट है आपके पास अवेलेबल, तो उस एक्सीडेंट के इंक्वायरी रिपोर्ट पर चर्चा करना और चर्चा करके हमारे यहां पे कुछ ना हो इसके लिए उचित सुझाव देना। ठीक है, ये हो गया। यदि माइन में या डिस्ट्रिक्ट में कोई नया ऑपरेशन चालू करने वाले हैं आप, या कोई नई मशीन लगाने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंस्टॉलेशन आप न्यू इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो क्या क्या उससे सेफ्टी और हेल्थ पे असर होगा उसके बारे में विचार करना और उस पर सुझाव देना, सिफारिशें देना। ठीक है, सेफ्टी कैंपेन चलाना, मतलब सुरक्षा अभियान चलाना, सेफ्टी कैंपेन चलाना, सुरक्षा के ऊपर अभियान चलाना, ड्राइव्स टाइप के चलाना, ताकि माइन में सब लोग सुरक्षित काम कर सके। ठीक है, ये तो हो गया, काम भी हो गया। अब इनने रिकमेंडेशन दिया ना भैया, 30 दिन में एक बार मीटिंग करते हैं, ये सब चीज पर डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करके मिनट्स बनता है, वो मिनट्स बन गया। अब ओनर एजेंट या मैनेजर की ड्यूटी है, 29W में आ गया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सेफ्टी कमेटी। अब ओनर एजेंट या मैनेजर की ड्यूटी आ रहा है। 2017 के पहले सब में ओनर एजेंट और मैनेजर था बाबू। 2017 का जो रेगुलेशन आया तो उसमें कहीं कहीं ओनर एजेंट एंड मैनेजर डाल दिया है, और दोनों का मीनिंग अलगे अलगे है। ठीक है, हम बताए हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी डालेंगे एक दिन। ओनर एजेंट आर मैनेजर और ओनर एजेंट एंड मैनेजर का क्या मीनिंग है, इसके ऊपर एक वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओनर एजेंट आर मैनेजर, ये तो सब 2017 के पहले का रूल और एक्ट है। तो उसमें क्या बोलता है कि जो रिकमेंडेशन आया उसके 15 दिन के अंदर ओनर एजेंट या मैनेजर सेक्रेटरी को, मतलब सेफ्टी अफसर को, सेक्रेटरी कमेटी के सेक्रेटरी को लिखेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या एक्शन लिया। और आपको याद रखना है, WI के भी रिपोर्ट पे 15 दिन के अंदर में एक्शन टेकन लिखना, डेट के साथ लिखना है। जब भी आप लोग कभी मैनेजर बन जाइए तो सिर्फ साइन मार के मत छोड़िएगा, साइन मारिएगा, डेट लिखिएगा और क्या एक्शन लिया और किस डेट पे लिया वो भी लिखेगा फॉर्म यू में, हम देखेंगे आगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, इसीलिए लंबा हो रहा, नहीं तो ये तो 2 मिनट का काम है, तो 2 मिनट में बताने से आपको फायदा नहीं होगा। या बोलिए तो हम और छोटा करते चल जाएंगे, आप लोग सजेशन दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर के यहाँ को ऑप्शन दिए, कौन सा सेफ्टी फीचर नहीं बताना। लिमिट स्विच, पुल कट स्विच, होल्ड बैक, इसका ओरिजिनल नाम है होल्ड ब्लॉक। ठीक है, ये चालू नाम है होल्ड बैक, तो कोई होल्ड बैक बोला तो उसके पीछे भी कोई कारण ना होगा। होल्ड ब्लॉक है, ये होल्ड बैक लिखा है। और वल्केनाइजिंग, ठीक है, तो ये तो है ये नहीं। ठीक है, तो ये बाकी सब है। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि यही नाम नहीं आएगा। आपको सेफ्टी फीचर्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर पता होना चाहिए। कहां लिखा है ये सब? रेगुलेशन 97 में लिखा है। सेफ्टी फीचर्स के अलावा भी 2-4 पॉइंट और देखेंगे जो आपके लिए जरूरत का है। ठीक है, सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या है? सबसे बड़ा 7 गो सेफ्टी फीचर्स है। कितना है? देयर आर 7 सेफ्टी फीचर्स, मेनली 7 सेफ्टी फीचर्स ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉलेशंस। ठीक है, जिसमें से 4 चीज को आपको कभी दिमाग से भूलना नहीं है। कितना बोल रहा हूं? 4 चीज को। एक होता है पुल कार्ड स्विच, या पुल कार्ड बोलो या पुल कार्ड स्विच।
पुल कार्ड बोलिए या पुल कार्ड स्विचेस बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। एक ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट अलार्म, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, 4 हुआ ना। तो एक और क्या बोला, लिमिट स्विच, होल्ड बैक, हो गया 4 2 कितना हो गया 6। और एक बेल्ट स्लिप स्विच भी होता है, एक और क्या होता है, बेल्ट स्लिप स्विच, हो गया 7। अब हम एक एक को देखते। पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑडियो विजुअल प्री वार्निंग अलार्म सिस्टम। क्या होता है, जैसे आप बेल्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो एक अनाउंसमेंट होता है, बेल्ट चालू हो रहा है, बेल्ट चालू हो रहा है, ताकि जो बेल्ट में काम कर रहा है वो आदमी हट जाए। और चू 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 बजेगा बीच में, चू 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 बजेगा, मतलब ऑडियो विजुअल भी होगा और वार्निंग भी देगा। तो एक पहला आपका जो महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स है बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉलेशन का, ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट होने के पहले प्री स्टार्ट अलार्म, वार्निंग अलार्म, ठीक है। ये है ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म, हम रेगुलेशन 97 से बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या बोला, पुल कार्ड स्विचेस या पुल कार्ड बोल दीजिए, अब एक ही बात है। क्या तब ये कुछ नहीं है, ट्रेन में बैठे ना भैया, ट्रेन में क्या बोलते हैं कि ट्रेन को रोकना है तो पुल चेंज कर दीजिए, वही वाला ये भी सिस्टम है और कुछ नहीं है, ठीक है। चेन पुलिंग बोलते हैं वही वाला है, ये पुलिंग वाला है, पुल कार्ड। अरे एक रोप रहता है आपका बेल्ट का जो इंस्टॉलेशन, उसके किनारे किनारे जो आपका स्ट्रक्चर रहता है उसमें एक रोप रहता है, स्विच एक क्या बोले तार टाइप का रहता है, वो लगा रहता है। यदि उसको आप ऐसा पकड़ के खींच दीजिए तो आपका बेल्ट जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। अब किसी भी जगह से कहीं से भी बेल्ट को रोकना चाहते हैं तो आप पुल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंजन को बंद कर देगा, बंद करने की जरूरत नहीं, वो ट्रिप करा देगा, आपके पावर को ट्रिप करा देगा। पावर ट्रिप हो गया तो आपका मोटर बंद तो बेल्ट बंद हो जाएगा, सीधा सी बात। जो आप चेन पुलिंग करते हैं ट्रेन में, वही चीज है पुल कार्ड स्विच या पुल कार्ड, ठीक है। इसके बाद सिग्नलिंग अरेंजमेंट, ये तो इमरजेंसी में यूज करने वाला चीज है। पुल कार्ड जो है ये तो इमरजेंसी में यूज करने वाला चीज न हुआ। आपको बेल्ट चालू करना है, बेल्ट बंद करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सिग्नलिंग अरेंजमेंट। क्या चाहिए, सिग्नलिंग अरेंजमेंट। लेकिन कब प्रोवाइड करना है सिग्नलिंग अरेंजमेंट, व्हेन द कन्वेयर लेंथ इज मोर देन 30 मीटर। इसको नोट कर लेना बाबू कहीं कॉपी में, कन्वेयर लेंथ 30 मीटर से अधिक है तो आपको इफेक्टिव सिग्नलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, आपका जो बेल्ट ऑपरेटर है बेचारा, वो सिग्नलिंग वहां से भी देता है, लेकिन कई बार हुआ ये कि जिसको दे रहा वही सूत गया। अब क्या होगा, फिर तो भारी फेरा हो जाएगा। मान लो बहुत दूर है तो आदमी पैदल कब जाएगा, तो उसके पास टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे टेलीफोन लगा दिया, अंडरग्राउंड में भी लगाते हैं जी, सरफेस में है तो आप तो टेलीफोन के अलावा बाकी कम्युनिकेशन के साधन भी, वॉकी टॉकी टाइप का चीजें भी दे सकते हैं, ताकि वो उससे या अन्य से बात करके वो अपनी बात को पहुंचा सके। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर डिवाइसेस विद किसके साथ, ऑपरेटर, टेलीफोन बेल्ट ऑपरेटर। उसके बाद लिमिट स्विच, उसके बाद क्या बोला, लिमिट का मतलब क्या होता है, हद में रख दिया। यदि आपका कहीं फायर का चांसेस है, बेल्ट में फायर के चांसेस है, तो वहां टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस लगा देते हैं, ठीक है। यदि कहीं पे एक निश्चित लिमिट से ज्यादा यदि टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा, ये लिमिट स्विच जो है बेल्ट को
बंद कर देगा, लिमिट कर देगा। ठीक है, इसका बेल्ट स्लिप स्विच होता है। यदि बेल्ट स्लिप हुआ तो क्या करेगा, वो स्विच जो है बेल्ट को बंद करा देगा। एक होल्ड बैक क्या होता है, होल्ड बैक, ये इसको ओरिजिनल नाम क्या बताया मैंने, होल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो बैक काहे बोल दिया भैया यहाँ पे, ये बैक को रोकता होगा, होल्ड करता। होल्ड का मतलब क्या होता है, धर लेना, थाम लेना, पकड़ लेना, थामना। होल्ड मतलब वो होता अंग्रेजी में। तो होल्ड बैक मतलब जो पीछे आ रहा है उसको थाम लेता होगा ये चीज ना। ये भी ये एक प्रकार से ब्रेक है। ये आपके ऑक्सिलरी शाफ्ट या मेन शाफ्ट पे लगाते हैं, ये ब्रेक है, ये ऑर्डिनरी ब्रेक है, होल्ड बैक या होल्ड ब्लॉक। मान लो इंक्लाइन मेरा ऐसा मेरा वो है, क्या बोलते हैं, कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर है, और यदि अचानक ये बंद हो गया तो सारा का सारा माल क्या होगा, खसक के नीचे जाएगा, डाउन तरफ जाएगा, और बेल्ट भी जाम हो जाएगा, एक्सीडेंट भी की संभावना बढ़ जाएगी। और एक जहां पे आपका डाउन साइड में जो वहां पे पूरा माल जाकर एक जगह क्या होगा, जमा हो जाएगा और बेल्ट भी जाम हो जाएगा। तो बेल्ट को रिवर्सल से रोकने के लिए, पीछे आने से रोकने के लिए होल्ड ब्लॉक या होल्ड बैक का हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द सेफ्टी फीचर्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर। सब चीज पढ़ के चलो बाबू। अभी हम और चीज बता रहे, रेगुलेशन 97 से जो सेफ्टी फीचर्स के अलावा है। ठीक है, हम रेगुलेशन 97 में बेल्ट कन्वेयर दिया है। ठीक है, अब और चीज रेगुलेशन 97 से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेवलिंग स्पेस या ट्रेवलिंग पैसेज बोलते हैं। ट्रेवलिंग स्पेस कितना रहना चाहिए, क्या है ये ट्रेवलिंग स्पेस, क्या है ये, मेरा मान लो एक अंडरग्राउंड गैलरी है। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या लगाया है, ये बेल्ट लगा दिया है। ये क्या लगा दिया बाबू, बेल्ट लगाया है। तो ये बेल्ट और ये एक साइड हुआ, इसके बीच का ये जो स्पेस है ये 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। उसको ट्रेवलिंग स्पेस या ट्रेवलिंग पैसेज बोलते हैं। वो नॉट लेस देन 1 मीटर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, बिटवीन द कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ रोड देयर शैल बी ए ट्रेवलिंग स्पेस, अ ट्रेवलिंग पैसेज नॉट लेस देन 1 मीटर। ये पिक्चर से याद रखिएगा ना, फिगर से क्या बताते, ये वाला कन्वेयर बताया था, एक रोड का एक साइड बताया था। तो कन्वेयर और रोड के बीच, कन्वेयर और रोड के एक साइड के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तभी ना आदमी वहां जाके बेल्ट वेल्ट में कुछ काम करना है तो कर पाएगा, मेंटेनेंस करना है, क्लीनिंग करना है। इसे ट्रेवलिंग पैसेज 1 मीटर बोलते, 1 मीटर से कम नहीं बोलता, ऑब्जेक्टिव टाइम है, 1 मीटर से काम नहीं चलेगा, नॉट लेस देन 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर से काम नहीं चलेगा। हम एक को कल बुलाए थे कुछ समझाने के लिए, गुरु मंत्र, तो वही बोला कि 1 मीटर बोलने से काम नहीं चलेगा, नॉट लेस देन 1 मीटर, या क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको 1 मीटर, नॉट लेस देन 1 मीटर आ जाएगा। तो आप क्या लिखेगा, नॉट लेस देन 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, एक ये पॉइंट को नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा रेगुलेशन 97 से कि आपको बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉलेशन लगाना है तो मैनेजर साहब जो है एक कोड ऑफ प्रैक्टिस, COP, कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉर्मुलेट करेंगे। कौन फॉर्मुलेट करेंगे, मैनेजर फॉर्मुलेट करेंगे कोड ऑफ प्रैक्टिस। उसके इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ये सारा चीज उसमें रहेगा कोड ऑफ प्रैक्टिस में। ठीक है, और ये कोड ऑफ प्रैक्टिस को मैनेजर साहब रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने के 30 दिन पहले, कितने दिन पहले, 30 डेज बिफोर, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस को RIM को सबमिट करेंगे। ये 60 में लिख दिया, समझ जाइएगा कि मैनेजर साहब कन्वेयर इंस्टॉलेशन के लिए एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे और उस कोड ऑफ प्रैक्टिस को रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इंस्टॉलेशन चालू करने के 30 दिन पहले, बिफोर लिखा 30 डेज बिफोर, 30 दिन पहले सबमिट कर देंगे। ठीक है,
ये छोटा सा बात में पूरा बात लिखा हुआ, उसका मीनिंग भी समझते चलिएगा। ये हो गया। लेकिन मेन राइडिंग का नाम सुने बाबू? दो चार टाइप का होता है, जिसमें से दो टाइप में मैं बैठा हूं। एक तो हालेज वाले में बैठा था, वो तो ट्रेन के डिब्बा टाइप का था, डायरेक्ट हालेज था। ठीक है, डायरेक्ट हालेज में होता है, तो वो तो चेन का डिब्बा टाइप का था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वो बैठे थे, लोहे का डिब्बा रहता है, बैठे थे और चले गए। सिग्नरी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी रिसेंटली 4-5 महीना पहले WCL का एक माइंस था पाताखेड़ा एरिया में, वहां 2 बच्चों को अंडरग्राउंड माइंस दिखाना था, तो लेके गए। वहां चेयर लिफ्ट सिस्टम था, और चेयर लिफ्ट में हम बैठे नहीं थे। हम बच्चों को तो डर लगेगा ये सोच ही रहा था, हमको भी डर लग रहा था। चेयर लिफ्ट में क्या है, वो जो ट्रेन का डिब्बा टाइप का होता है वो एंडलेस, सॉरी वो डायरेक्ट में होता है, और ये एंडलेस टाइप का रोप रहता है। ठीक है, एंडलेस टाइप का रोप रहता है, लेकिन ये जमीन में नहीं रहता, फ्लोर पे नहीं रहेगा, ये छत में रहता है। रोप कहाँ रहता है? एक जाने के लिए और एक आने के लिए, 2 रोप है। एंडलेस में दोनों रहता है जी। कोई पूछ रहा था एक दिन कि कितना ट्रैक रहता है एंडलेस में। अरे भैया, एंडलेस में 2 ट्रैक न रहेगा, 2 रोप रहेगा। एक में एम्प्टी जाता है, एक में लोडेड जाता है। ठीक है, 2 तरफ 2 पुली रहता है। बहुत बड़ा चीज जो बताएंगे कभी हालेज का रेगुलर बच्चों के लिए, तो आप लोग को भी काम आएगा। तो क्या था, चेयर लिफ्ट में कुछ 2 रोप है, रूप में 2 रोप लगे हुए, रूप से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके 2 रोप लगे हुए। उसमें क्या करता, साइकिल का सीट देखे, ऐसा एक सीट बना था और एक डंडा था। ये समझिए डंडा है, एक खड़ा डंडा था, या नीचे सीट लगा, उस सीट पे आपको बैठ जाना है। और ये यहाँ डंडा में हुक बना है, वो इसके साथ जो हुक लटका जुड़ा हुआ है, वो हुक को रोप में लगा देना है। रोप को के साथ उसको हुक को ऐसा कर दिया, और आप उस चेयर पे आप बैठ जाइए, और रोप के चालू होगा तो आप भी चलते रहिएगा। झटका भी आता है हल्का हल्का, हमको बड़ा डर लग रहा था। ठीक है, तो 2 टाइप का हम देखे। ऐसे बेल्ट कन्वेयर भी एक तरीका है, जिससे भी मेन राइडिंग करते हैं। ठीक है, मेन राइडिंग कब करते हैं ये भी सुन लीजिए। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा माइंस है जी, आपको ट्रेवलिंग टाइम है, उसमें टाइम भी दिया, टाइम हमको अभी याद नहीं। डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है और ट्रेवलिंग टाइम शायद 1 घंटा है। यदि उससे ज्यादा आपको चलना है, अब देख लीजिएगा पुस्तक में, यदि उससे ज्यादा समय आपको चलना रहे, तो आपको अब मेन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड करना अंडरग्राउंड में, ताकि वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, एक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम से भी आप करते हैं। ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम से यदि आप मेन राइडिंग करना चाहते हैं, तो मैनेजर साहब जो है इसके लिए फिर एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे। काहे के लिए? इफ बेल्ट कन्वेयर इज यूज्ड, इफ बेल्ट कन्वेयर काहे के लिए यूज कर रहा है? मेन राइडिंग के लिए यूज कर रहा है। ऐसा 60 में लिखे नहीं यार, दिमाग में आ जाना चाहिए कि बेल्ट कन्वेयर को मेन राइडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तब मैनेजर साहब फिर से एक बार कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे, और आप मेन राइडिंग चालू करने के 90 दिन पहले, कितने दिन पहले, 90 डेज बिफोर इसको सबमिट करेंगे। किसको? चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को नहीं। ये बड़ा चीज है, बड़ा चीज है, तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस को सबमिट करेंगे। ठीक है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद ढेर सारे बेल्ट है, मतलब सीरीज में बेल्ट है। तो बेल्ट को बंद और चालू करने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम भी आपको रखना है। मोटा मोटी इतना चीज आप लोग रेगुलेशन 97 से पढ़ लीजिएगा, तो आपका बेल्ट कन्वेयर के ऊपर कोई भी चीज आएगा आपके लेवल का, आपके लेवल का क्या, ये कोई लेवल में आ जाए तो इतना सफिशियंट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ये ओपन कास्ट का क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड का नहीं। अंडरग्राउंड का बताए थे डेंजर जोन कितना मानते हैं। ठीक है, डेंजर जोन फॉर ब्लास्टिंग इन एन एरिया फॉलिंग इन रेडियस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसके स्टार्टिंग में लिखोगे एस पर CMR 2017, वो सब हम छोड़ दिए, काम का चीज हम यहाँ ले रहे हैं, इसलिए बोला कि पेपर सब लोग झेरॉक्स करा लीजिए, तब ना क्वेश्चन नंबर 10 को पूरा बढ़िया से पढ़ पाइएगा। कितना जो
डेंजर जोन कितने एरिया को बोलते हैं, जो ब्लास्टिंग प्लेस के कितने रेडियस में आता है उसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग के टाइम पे अलग था, वो उसको भूल जाइएगा। अब हो गया 500 मीटर। मान लो ये मेरा ब्लास्टिंग प्लेस है, ये यहां क्या कर रहा हूं मैं, यहां ब्लास्टिंग कर रहा हूं, ये मेरा ब्लास्टिंग प्लेस है, ब्लास्टिंग प्लेस है। तो इस ब्लास्टिंग प्लेस के 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, पूरा ये रेडियस जो होगा, ये रेडियस में कहलाता है जी। ठीक है, ये रेडियस में आपका जोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, डेंजर जोन कहलाएगा। इससे सब आदमियों को हटा लेना है ब्लास्टिंग करने के पहले, 100% इंश्योर हो जाना है, तभी आप एक्सपोर्टर का चाबी को घुमाइएगा ब्लास्टिंग के लिए। ठीक है, अब बहुत बड़ा वीडियो हो गया 50 मिनट का, अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज देखते हैं।